हेलो फ्रेंड, आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं अनुपम रस्तोगी साहब, जो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और समाज सेवी भी। आज इनके संग बैठ के इनको हम ये जानेंगे कि अनुपम जी ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक अच्छे परिवार में करी और करने के बाद आज इस मुकाम तक पहुँचे, जो एक शहर में नहीं बल्कि इनका बहुत दूर दूर तक नाम है। इन्होंने सवा सदी चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद उस टाइम के दौर में बड़ी लोगों की सेवा करी। तो आइए हम इनसे जानेंगे, रस्तोगी जी आपका आगे क्या करने का विचार है फर्रुखाबाद वासियों के लिए? भाईजान, नवासी से जो हमारे खानदान और मेरे राजनीतिक जीवन में मेरा पदार्पण हुआ, वो मेरे बहुत एक संस्कारिक परिवार से मैं आया हूँ, जहाँ पर एक सोच दी गई थी अगर कोई भी कार्य करिए तो ईमानदारी और मानवता से करिए। सन 89 में कुछ ऐसा घटित हुआ कि मुझे इस राजनीति में नहीं, समाज सेवा में आना पड़ा। सन 89 मेरी उम्र थी उस समय शायद 20 साल, और पहला चुनाव सवा सदी का हुआ था बरसों बाद। इसको जनता ने बड़े मोह से मुझे 574 वोटों से जिताया। एक कम उम्र के बच्चे के ऊपर इतनी जिम्मेदारी डाल दी। उस जिम्मेदारी को उन्होंने 2 बार मुझे निभाने का मौका दिया। तीसरी बार मेरी मामी जी डॉक्टर थी, मंजुला प्रकाश जी, पढ़ी लिखी थी, और जनता की आवाज़ पर उन्हें भी जिताया गया। उसके बाद कुछ ऐसा दौर चला कि हम इस घिनौनी राजनीति से दूर हो गए, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी राजनीति हो गई। मैं इससे दूर हो गया। मैंने समाज सेवा का जो व्रत लिया था, मैंने उसे सिद्ध विनायक ज्वेलर्स के नाम से स्टार्ट पुनः व्यापार के नाते से किया कि यहाँ भी ईमानदारी रखूँगा। शायद मेरी आज मेहनत सफल और कामयाब है जनता की नज़रों में। ये तो जनता बता सकती है कि ठीक है या गलत, ये तो उनका निर्णय है। बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी दुकान का जिक्र करा। फर्रुखाबाद में बहुत सी सोनार बैठे हुए हैं और बड़े बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन एक आपके वहाँ जो हमने चीज़ देखी कि हर कैरेट का रेट अलग लिखा हुआ है। ये आपकी ईमानदारी को यानी कि सबूत पेश करता है कि आप जो भी कैरेट का माल बेच रहे हो उसके रेट अलग है। ये हमें बताइए कि आगे क्या चुनाव लड़ने का इरादा है? देखिए, कैरेट का रेट इसलिए लगाया कि राजनीति में भी कई प्रकार की कैरेट ही होती है, ईमानदारी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी। अब परखने वाला नेता कहाँ से लाता है, ये उसकी सोच है। ऐसे जब मैंने कहा से व्यापार में आया तो यहाँ पर आकर मैंने पहले एक गाल समझा, यहाँ है क्या। इस व्यापार को लोग कहते हैं अपनी माँ की नथनी से सोना चुरा लेता हूँ, सुनार, सत्य बात है। लेकिन जब आप उसमें माँ की इज्जत करोगे तो माँ आपको जो संस्कार माँ ने दिए वो दुकान पे भी दिखाई पड़ना चाहिए। तो ये कहते हैं, उन्हें तो सही और गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैंने आज तक ये कोशिश करी। कैरेट के दाम जो लिखे, मैंने बहुत संघर्ष किया, व्यापारियों के संघर्ष झेले। उन्होंने बहुत बार कहा ये क्यों लिखते हो, तो मैंने कहा भाइयों, जो बेच रहे हो उसे जनता में पहुंचाओ। ये ना हो कि हम दे कुछ रहे हैं, निकल कुछ रहा है। तो सुनार की कोम खराब हो चुकी, उसे अच्छे करने के लिए संघर्ष झेला। लेकिन आज उस संघर्ष का मजा ये है कि शहर जो जानता नहीं था कैरेट क्या चीज, वो कैरेट जानने लगा। बहुत अच्छी बात है। हमें ये बताइए आगे हाँ, आगे मेरा उद्देश्य ये है कि मैं समाज सेवा जैसे करता रहा हूँ। आज मेरे बच्चे, मेरी तपस्या सफल हुई। आज हमारे पारिवारिक, पहले थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टि बता दूँ। हमारी दुकान 3 है यहाँ। एक अनुपम ज्वेलर्स जो मेरे नाम से चलती है, एक सिद्ध विनायक जिसपे मैं बैठता हूँ, एक मिडिल ज्वेलर्स जिसपे मेरा लड़का बैठता है। मैंने राजनीति में पैसे को बहुत पीछे रखा, इसीलिए रखा कि राजनीति पैसा बिगाड़ती है और पैसा आते ही राजनीति बिगड़ जाती है। तो मेरे परिवार ने कुछ ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरा लड़का मेरे बड़े भाई के पास है और उनका लड़का मेरे पास है। और जब इस संरचना को हम लाए तो लोगों ने उस बहुत बरसों बाद जान पाया लड़का आपका कहाँ है, तुमने जी क्या बैठा हुआ है। लेकिन नहीं, लड़का और भतीजे में कोई अंतर नहीं होता है। आज हमारी कामयाबी का रहस्य मेरा परिवार है, मेरी माँ है और मेरा परिवार है, जिन्होंने मुझे संस्कार दिए। उन संस्कार के नाते और इन तीनों दुकानों में ईमानदारी दिखाई पड़ती है। लक्ष्य मेरा ईमानदारी का, भविष्य का लक्ष्य ये है कि जो यहाँ पर नेताओं ने संरचना खराब कर रखी है, कोई सरकार पैसा नहीं देती है। इससे पहले पैसा विधायक में नहीं मिलता था,
आज की तारीख में शायद 5 करोड़ रुपया मिल रहा है। अगर हम 5 साल बन गए, 25 करोड़ रुपया शहर में लगा दिया, वो रुपया ऐसा दिखाई पड़ेगा कि जैसे पानी के ऊपर पैसा तैर रहा है। तो मेरा उद्देश्य शहर की सेवा करना है। अगर इस नाते जनता कुछ चुनती है और कुछ आशीर्वाद हमसे कहती है, अनुपम भाई जनता कहेगी तब लड़ूंगा। मेरा कोई उद्देश्य इस उम्र में चुनाव लड़ने का नहीं है, क्यों धन ईश्वर दे चुका है, मान सम्मान ईश्वर ने दे रखा है। उसे बढ़ाने के लिए अगर कोई ऐसा चीज मिलती है तो शहर को दिखाऊंगा जरूर कि ब्रह्मदत्त जी का चेला इतना कार्य करके जाएगा। उनके साथ नाम जोड़ने की सोबत जो मेरी है वो बरकरार रहेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही, और ये विचार आपके कई हद तक बिल्कुल सही है कि जनता की मांग पे ही अगर उतरेंगे तो चुनाव में उतरेंगे। अच्छा, ये और मुझे बता दीजिए, आपके अपने जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा बताइए ब्रह्मदत्त जी के संग जो गुजरा हो, जो आप आज तक भुला ना पाए। देखिए, मैं 3 नेताओं के संग रहा हूँ जो शहर की प्रमुख हस्तियां रही हैं, जिन्होंने कार्य किया है कुछ, जिसमें खुर्शीद आलम साहब, उन्होंने एक ट्रेन दी थी कालिंदी, जो आज भी एक ही चल रही है। दुर्भाग्य है फरकाबाद का कि उनके पुत्र भी आए और कई लोग भी पैदा हुए जिन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं। दुर्भाग्य की बात है, बड़ी लेन बहुत पुरानी है यहाँ, और ये कनेक्टिंग 3 जगह से होती है। अगर हम यहाँ चाहें तो 3 जगह से मेरी गाड़ियां जा सकती है। इससे बड़ा मुगलसराय के स्टेशन रुकता, सेकंड स्टेशन एशिया में फरकाबादी कहलाएगा, जहाँ से 3 लाइनें एक साथ जाती हैं। कोई बात नहीं। उसके बाद दयाराम जी के साथ मेरा रहा थोड़ा। मैं एक बहुत अच्छा किस्सा बता रहा हूँ ब्रह्मदत्त जी की, आपने जब नाम लिया। स्वर्गीय पंडित विमल सभा तिवारी जी लड़ रहे थे और उस चुनाव में ब्रह्मदत्त जी लड़ रहे थे। तो जब हमने रात में विचार किया कि ब्रह्मदत्त जी भी ब्राह्मण है और तिवारी जी ब्राह्मण है, और तिवारी जी का उस समय चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा था, तो मुझे रात में विचार आया कि अगर ब्रह्मदत्त जी तिवारी जी के पैर छू लेते हैं, वो बड़े भी हैं नामांकन के दिन, तो हो सकता है हमारे चुनाव में जो कार्यकर्ता हेट्रोडाइज है वो कार्यकर्ता ताकत से लग जाएगी। हमने रात का बात, सुबह जब नामांकन होने जा रहा था, जीप में गुरुजी बैठे, मैंने उन्हें बताया नहीं था। मैंने रास्ते में उनसे कहा, हमने गुरुजी एक काम करना है, क्या करेंगे आप? बोले बताओ क्या करना है। तो हमने गुरुजी तिवारी जी के पैर छूना है, आज नामांकन का दिन है, वो बड़े हैं आपसे, और उनके पैर छूकर अगर आशीर्वाद मिलेगा तो राजनीति का आनंद आ जाएगा। खैर ब्रह्मदत्त जी इस बच्चे की बात पे विचार कम करते थे, कर देते थे। हुआ ये कि सेनापत की गली के नुक्कड़ पर जब पहुंचे तो कार्यकर्ता को जोश आ गया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिंदाबाद, तिवारी जी हमने नो, मुर्दाबाद किसी की नहीं लगेगी, मुर्दा भी कोई हुआ नहीं, चुनाव हारेगा तब मुर्दा होगा। ब्रह्मदत्त जी को मालूम था, मैंने उनसे इशारा किया, वो चल दी अपने, आप लोग यहीं रहे, मैं जरा गली में 2-3 लोगों से मिलना, मिल के आ रहा हूँ। जब मैं तिवारी जी के यहाँ गया तो तिवारी जी का संपूर्ण परिवार खड़ा हुआ, आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसा संभव है। उन्होंने जब पैर छुए तो कोई भी ब्राह्मण किसी को गलत आशीर्वाद नहीं देता, उसने विजयी भाव। इतनी खुशी हुई मुझे। चुनाव अपनी जगह, हार जीत का अपनी जगह, लेकिन 2 दिलों का गठबंधन जो था कांग्रेस और भाजपा का, तो नहीं हो सकता था। मैंने कुछ समय के लिए एक आशीर्वाद के रूप में बड़े भाई के, और वो चुनाव इत्तेफाक से ब्रह्मदत्त जी द्विवेदी जीत गए। ऐसे कई किस्से उनके हैं जो मुझे सानिध्य प्राप्त रहा, और मैं आज तक उस जैसा व्यक्ति को गुरु के अलावा कभी मानता नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये थे अनुपम रस्तोगी जी, जिन्होंने बड़े पुराने किस्से बताए, जबकि इनकी उम्र उस टाइम पे बहुत छोटी रही होगी, लेकिन समझदार ये बहुत रहे, और ऐसे लोगों के संग रहे कि जिन्होंने एक समाज में अपना नाम पैदा करा था। आज ये उनकी तारीफ भी करते हैं, और जिसका जो कार्य है वो कार्य भी बताते हैं। जैसे कि इन्होंने खुर्शीद आलम खां का भी जिक्र करा कि उन्होंने कालिंदी चलवाई, उसके बाद आज तक कोई गाड़ी नहीं चल पाई। तो ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, और समाज में सभी लोग इनको पसंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।